ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और उसमें हमने कल का जो लेक्चर लिया था तो उसमें हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था। ठीक है, आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग हिस्ट्री का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो अध्याय है उसको हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक नए तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा अभी मान लेते हैं कि दिमाग पे जोर तो देना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब उन सारी बातों को जब हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हमेशा के लिए वो जो है वो पूरी तरह से हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को पिछले क्लास में कि प्राचीन भारत का जो हम लोग का इतिहास है तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जिन चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर होगा, सबसे पहला जो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग का चैप्टर होगा उसका नाम है अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत ये हम लोग का सबसे पहला चैप्टर होगा। इसके बाद में हमने बताया था कि दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग अलग से पढ़ लेंगे क्या, तो पाषाण काल। दूसरे चैप्टर में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमने बताया था कि जो तीसरा हम लोग का चैप्टर होगा उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा उसमें मैंने बताया था कि ये तीन जो चैप्टर हैं तो इन तीनों को हम लोग अलग अलग करके पहले पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि अध्ययन के स्रोत पहले एक बार पढ़ लेंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसको। उसके बाद में पाषाण काल पूरा पढ़ लेंगे अलग से। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता ये अलग से पढ़ लेंगे। मतलब कि यहां तक हम लोग टोटल जितने भी चैप्टर हैं इन तीनों चैप्टर को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक को समाप्त करने के बाद में दूसरा स्टार्ट करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद में चूंकि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हम लोग प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं, या प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी, तो वो शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इस चीज को आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता थी। इसमें जो है शहरों का विकास हो चुका था इस समय तक। फिर क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1750 बीसी तक, 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से अस्तित्व जो है इसका समाप्त हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद में लगभग मैंने बताया था कि लगभग 250 वर्षों तक, ठीक है, सॉरी, हाँ 250 वर्षों तक जो है 250 वर्षों तक लगभग भारत में कोई भी सभ्यता जो है वो विकसित नहीं थी। ठीक है, यानी कि 1750 में आप माइनस कीजिए 250 तो लगभग 1500 बीसी तक भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। 1500 बीसी की लगभग में भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ और उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? तो इसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद में लगभग 250 वर्षों तक भारत में कोई भी विकसित जो है सभ्यता नहीं थी। और उसके बाद में जो दूसरी सभ्यता जो यहाँ पे विकसित हुई उसका नाम था वैदिक सभ्यता। और अगर वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम चाहते थे कि इतना चीज आपको क्लियर रहे। तो दूसरी जो सभ्यता प्रारंभ हुई वो कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता। और यहां से वैदिक सभ्यता से जो हम लोग का इतिहास प्रारंभ हुआ वैदिक सभ्यता से, तो वैदिक सभ्यता से इतिहास के प्रारंभ होने के बाद में ये निरंतर जो है हमारा समाज जो है वो बना हुआ है। वैदिक सभ्यता में जो समाज विकसित हुआ हमारा, वो समाज जो है आज भी निरंतर बना हुआ है। उसमें भले ही परिवर्तन होते गए हैं लेकिन वही समाज जो है वो बना हुआ है। उसमें आगे चल के हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो सबसे जो लास्ट उसका पीरियड चलेगा, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि अरबों का आक्रमण होगा, जिसके बाद में मध्यकाल का प्रारंभ होगा। तो वहां तक से लेकर के पूरा का पूरा जो है अभी तक बना हुआ है निरंतर। इसमें अलग संस्कृतियां भी आके जुड़ी, जैसे कि अरबों का आक्रमण हुआ तो इस्लाम धर्म भी आकर के और हमारे सभ्यता में आकर के जुड़ा, हमारी संस्कृति में आकर के जुड़ा। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल समझिए कि यहां से कभी भी जो सभ्यता हमारी विकसित हुई, जो वैदिक सभ्यता, यहां से विकसित होने के बाद में कभी भी पूरी तरह से लोप नहीं हुई। उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। और इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग अपने अतीत में हुए उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं परिवर्तन और निरंतरता के बारे में पढ़ेंगे जो हमको आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे। ठीक है, बैलगाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसका यूज करते थे? तो बैलगाड़ी का यूज करते थे। तो क्या बैलगाड़ी आज के समय में समाप्त हो गई है? तो नहीं। आज जो है लगभग 2020 में भी बैलगाड़ी का अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। भले ही कम हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी बैलगाड़ी जो है वो चल रही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और जो आधुनिक सभ्यता वर्तमान समय की है, तो इस समय तक बैलगाड़ी की निरंतरता जो है वो बनी हुई है। बैलगाड़ी की निरंतरता बनी हुई है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज उस समय नहीं था, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो हवाई जहाज है। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे सभ्यता में क्या हुआ है? तो ये परिवर्तन हुआ है। तो बस यही हमारे जो भी हमारे अतीत है, तो अतीत की वस्तुओं में या अतीत की जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, तो उनमें होने वाले निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को ही हम लोग यहाँ पे इतिहास में देखेंगे। ठीक है, यानी कि अतीत की जो वस्तुएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को भी हम लोग इतिहास कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग निरंतरता और परिवर्तन को ही यहाँ पे देखते आएंगे लास्ट तक। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ वो था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता में आपको ध्यान देना है कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई थी। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सबसे पहली जो इसमें पीरियड था उसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक के बाद में दूसरा जो होगा उसको हम लोग उत्तर वैदिक कहते हैं। और उत्तर वैदिक के बाद में मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक
इन दोनों सभ्यताओं की अगर हम लोग बात करें तो इस समय जो लोग थे वो ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। इस समय जो लोग थे वो गांवों में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता में रहते थे, ठीक है, ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते भारत में पुनः जो है वो गांवों को मिला करके और बड़े बड़े क्षेत्र बनने लगे और शहरों का विकास होने लगा। और जब शहरों का विकास होने लगा तो उस काल को ही हम लोग महाजनपद काल कहते हैं, ठीक है, महाजनपद काल। यानी कि इस समय क्या हुआ? तो इस समय ये दूसरी जो है दूसरी नगरीकरण इसको हम लोग कहते हैं, नगरीकरण। ये दूसरा नगरीकरण था महाजनपद काल। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप चैप्टर को ध्यान दीजिए। चौथा जो था उसको हम आपको बताए थे कि इसके बाद में जो अगला जो पीरियड आया महाजनपद काल में, ध्यान देना है, महाजनपद काल में भारत में मुख्य रूप से टोटल जो है वो 16 जनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था जिसका नाम था मगध, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में क्या था? तो एक मगध महाजनपद था। और इस मगध महाजनपद में उस समय महाजनपद काल के अंत की अगर हम लोग बात करें, स्टार्टिंग से ही लेके चलिए, मगध साम्राज्य में या मगध जो महाजनपद था इसमें मुख्य रूप से जो शासक हुए, ये सबसे मजबूत महाजनपद था। मगध महाजनपद जो है ये सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक वंश स्थापित हुआ जिसे हम लोग हर्यक वंश कहते हैं। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे शिशुनाग वंश आ गया, ठीक है, शिशुनाग वंश। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो आया उसी को हम लोग नंद वंश कहते हैं, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीन यहाँ पे हम लोग देखें तो तीन यहाँ पे वंश जो है वो मगध साम्राज्य में हुए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नंद वंश के ही एक प्रतापी शासक थे जिनका नाम था धनानंद, ठीक है। धनानंद एक प्रतापी शासक थे जो किस वंश के थे? तो वो नंद वंश के थे। और इन्हीं धनानंद को हरा करके और भारत में एक नए सम्राट का उदय हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे अपना शासन स्थापित किया तो इस समय से भारत का एक नया इतिहास शुरू होता है और उस इतिहास को हम लोग मौर्य काल कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मौर्य काल कहते हैं, ठीक है। मौर्य काल जैसे ही समाप्त हुआ तो मौर्य काल के समाप्त होने के बाद में भारत में एक और नए वंश का उदय हुआ और उसको हम लोग कहते हैं शुंग वंश। यहां पे हम लोग देखेंगे मौर्य काल के समाप्त होने के बाद में, खैर पहले देखिए कि मौर्य काल के समाप्त होने के बाद में भारत में जो नया काल प्रारंभ हुआ था उसको हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं, ठीक है, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की अगर हम लोग बात करें तो मौर्योत्तर काल में मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान देना है कि मगध में जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो वहां पर जो अगले यहाँ पे वंश स्थापित हुआ उसको हम लोग शुंग वंश कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शुंग वंश। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में जो नया साम्राज्य यहाँ पे खड़ा हुआ उसको हम लोग शुंग वंश कहते हैं। और शुंग वंश यहाँ पे चल रहा था। इसके बाद में यहीं पे एक वंश आया जिसको हम लोग कण्व वंश कहते हैं, शुंग कण्व। इसके बाद में मौर्योत्तर काल में एक और, जैसे कि ये उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर भारत में जब शुंग और कण्व वंश चल रहे थे ठीक उसी समय जो दक्षिण भारत था तो दक्षिण भारत में एक वंश चल रहा था जिसे हम लोग सातवाहन वंश कहते हैं, ठीक है। तो
उत्तर में मौर्योत्तर काल में आपका उत्तर भारत में कौन कौन से वंश हो जाएंगे? शुंग और कण्व। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश था? सातवाहन वंश, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसी समय विदेशियों का आक्रमण भी प्रारंभ हुआ। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इस समय जो विदेशी आए वो थे शक और कुषाण, जो कि भारत की संस्कृति को आकर के इन्होंने अपना लिया और इसी में घुल मिल गए, ठीक है। तो ये शक और कुषाण, तो इनके बारे में हम लोग को मौर्योत्तर काल में पढ़ना है। मौर्योत्तर काल के बाद में जो है यहाँ पे हम लोग देखें तो मौर्योत्तर काल के बाद में जो नया यहाँ पे काल प्रारंभ हुआ उसको हम लोग गुप्त काल कहते हैं, ठीक है, गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद में जो था उसको हम लोग गुप्तोत्तर काल कहते हैं, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर जो डिस्कस करने थे, जो हमने पिछले क्लास में बताया था, वो कौन कौन से थे? तो अध्ययन के स्रोत, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीन अलग कर लेना है। और उसके बाद में ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। और उसके बाद में मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। ये हम लोग को इतने सारे जो हैं चैप्टर को डिस्कस करना है। इसमें हम लोग इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ लेंगे और उसके बाद में इन सबको एक साथ लेके चलेंगे। और इसमें जो भी राजा होंगे तो राजा के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो राजा को एक साथ लेके चलेंगे और पूरा यहां से उठाएंगे और पूरा जो है लास्ट तक राजा की कहानी को खत्म कर देंगे। कौन कौन से शासक हुए उन सबको इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद में जब हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल से उठाएंगे और लास्ट में एकदम गुप्तोत्तर काल तक पहुंचा देंगे। आर्थिक स्थिति जब पढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति ऋग्वैदिक काल से उठाएंगे और लास्ट में गुप्तोत्तर काल तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम लोग को अपना लेक्चर जो है वो प्लान करना है। फिलहाल जो है हम आपको बता दें कि आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्ययन के स्रोत, ठीक है। आज का जो हम लोग का क्लास है वो कौन सा है? तो अध्ययन का स्रोत। अध्ययन के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले क्लास में बताया था कि इतिहास हमारे अतीत में घटी हुई उन घटनाओं को कहते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण उपस्थित हो, कोई साक्ष्य उपस्थित हो, तो उन्हीं घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी कि यहां से एक बात जो है वो क्लियर हो रहा है कि जब हम लोग इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ स्रोत की जरूरत पड़ेगी, कुछ साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जब इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो कुछ साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी और उन साक्ष्यों को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अध्ययन के स्रोत। यानी कि इतिहास के अध्ययन के लिए हम लोग जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उन स्रोतों के अध्ययन को ही हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो पूरी तरह से जो है अब शुरू हो रहा है आज का चैप्टर। और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग अध्ययन के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि इतिहास के अध्ययन के लिए हम लोग जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिन सोर्स को हम लोग उपयोग करते हैं, उनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं उनको मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम लोग अगर स्रोत को जुटाएं, सामग्रियों को जुटाएं, तो उसमें से कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग जो है भूमि की खुदाई करके जो है वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो भी साक्ष्य होंगे जिनको हम लोग भूमि की खुदाई करके आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है उसके माध्यम से जो प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी की अगर बात करें तो उनमें से जो भी ऐतिहासिक सामग्रियां होंगी उनमें से कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं
जो लिखित रूप में पाई जाती हैं, ग्रंथों के रूप में पाई जाती हैं, साहित्य के रूप में पाई जाती हैं, और उन सभी सामग्रियों को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं या लिटरेसी जो है सोर्स कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज कि अध्ययन के स्रोत जो है उनको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सबसे पहला जो स्रोत होगा उसको क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहेंगे, और दूसरा जो होगा उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको अभी बताया कि इतिहास के अध्ययन करने के लिए हम लोग जिन स्रोत को प्रयोग करते हैं उन स्रोत को मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक जो है आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा जो है उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर भाई पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किसको रखेंगे, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत किसको रखेंगे। तो आपको ध्यान देना है, जो भी चीज भूमि की खुदाई करके प्राप्त हुआ हो, भवनों के रूप में हो, तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत के रूप में रखते हैं। और पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें हम लोग जिन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें जो भी अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख या पहले हम लोग देखेंगे सिक्का। ठीक है, सिक्के के अध्ययन से भी हम लोग को जो है बहुत सारे शासकों के बारे में, उनकी शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप लोग को आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक शासक हुए थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है उनके द्वारा जो भी सिक्के ढलवाए गए थे तो उन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जो है मुद्रा में कुछ चित्र अंकित किए गए थे, और इससे हमको ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे तो समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन से काफी ज्यादा जो है वो लगाव था। तो इस तरह से अन्य भी बहुत जो है अलग अलग टाइप के सिक्के मिलेंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो, और उससे हम लोग जो उससे संबंधित जो शासक थे जिन्होंने उन सिक्कों को ढलवाया था या जिनके काल में वो सिक्के ढाले गए थे, तो उन शासकों के शासन व्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति, इन सभी के बारे में हम लोग को सिक्कों से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख देखेंगे। अभिलेख में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि क्या होता था कि कोई भी जो शासक होते थे तो शासक अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम होते थे तो उन नियमों को स्तंभों पर या फिर जो शिलापट होता था तो उस पर लिखवा करके और जगह जगह जो है वो मुख्य सड़कों पे, मुख्य रास्तों पे स्थापित करवा देते थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन अभिलेखों को देख सके, उन शिलापटों को देख सके, और उन्हीं को हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो इसमें जो भी प्रमुख अभिलेख लिखे गए थे शासकों के द्वारा जो लिखवाए गए थे तो उन अभिलेखों के बारे में भी देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तीसरा चीज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे स्मारक और भवन। ठीक है, स्मारक और भवन भी हम लोग इसमें देखेंगे। स्मारक और भवन से भी जो शासक है उनकी स्थिति का पता चलता है और उनके शासन व्यवस्था का पता चलता है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको हम बता दें कि प्राचीन काल में बहुत ही ज्यादा जो है वो मंदिर बनाए गए थे, और मंदिरों में आमतौर पे जो है भगवान की मूर्तियां भी बनाई जाती थी और भी अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो उन मूर्तियों से भी हम लोग जो है वो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, मूर्तियां। ठीक है, मूर्तियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें, मूर्तियों के बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके बाद में हम लोग जिस चीज को देखने वाले हैं वो आपका हो जाएगा मुहर। जैसे कि शासक जो है वो अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो है या फिर जो भी पत्र वगैरह पत्राचार जो होता था तो उस पर मुहर का यूज करते थे, तो उन मुहरों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मुहर।
तो इसमें से मेन जो है हम लोग को इन सारी बातों के माध्यम से हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। और चूंकि ये जो है कोई साहित्य नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए हम लोग इनको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो भी साहित्य जो लिखित अवस्था में प्राप्त हुए हैं तो उनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि इतिहास के जो भी साहित्यिक स्रोत हैं तो साहित्यिक स्रोतों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। और इनमें से जो दो प्रमुख भाग होंगे उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप ध्यान देंगे कि इनमें से जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है उसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। ठीक है, सॉरी धार्मिक साहित्य कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो धार्मिक साहित्य देखेंगे, और धार्मिक साहित्य के बाद में हम लोग देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है, गैर धार्मिक साहित्य देखेंगे। ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं तो दो भागों में, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात करें तो आपको हम बता दें कि जब ऋग्वैदिक काल था तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था तो ऋग्वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे, और इसलिए उन सभी ग्रंथों को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि महाजनपद काल आते आते जो है भारत में अन्य भी धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में। तो जैसे ही नए धर्मों का उदय हुआ तो उनसे संबंधित जो धर्म ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो भी लिखी जाने लगी। ठीक है, और उन पुस्तकों को हम लोग जो है गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो इस तरह से जो भी धार्मिक ग्रंथ होंगे तो धार्मिक ग्रंथ को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं तो दो भागों में, जिसमें से जो आपका एक होगा उसको हम लोग कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण साहित्य या ग्रंथ। ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो समझिए बात को, अध्ययन के स्रोत को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं तो दो भागों में। कौन कौन तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग किसको, साहित्यिक स्रोत को हम लोग पुनः कितने भागों में बांटे हैं तो दो भाग में, धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। ये आपका हो गया। धार्मिक साहित्य में चूंकि अलग अलग धर्म जो है वो प्राचीन काल में हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले जिस धर्म का उदय हुआ था वो था आपका ब्राह्मण धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म, उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणों की प्रधानता थी, और इन्हीं को मुख्य रूप से जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है अधिकतर ग्रंथों की रचना की गई, इसलिए उन ग्रंथों को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और उसके बाद में जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन नए धर्मों का जैसे ही उदय हुआ तो उनसे संबंधित भी काफी सारे पुस्तक लिखे गए, और उन सारे पुस्तकों को हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है उनको अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में और बांट सकते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाएगा श्रुति ग्रंथ। ठीक है, श्रुति ग्रंथ, और दूसरा जो है उसी को हम लोग स्मृति ग्रंथ कहते हैं, स्मृति ग्रंथ। ठीक है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है रामायण, महाभारत, ठीक है, वेद, उपनिषद, वेदांग, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से कुछ ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके बारे में जो है हम लोग अगर देखें तो उनको आरंभिक तौर पे शुरू में क्या होता था कि उनको सुन के उनके बारे में शिक्षा लिया जाता था। जैसे अगर हम लोग वेदों की बात करें
तो वेद जो हैं, वेद आरंभिक तौर पे अगर देखा जाए तो शुरू शुरू में वेद जो है वो लिखित अवस्था में नहीं थे, लिखे नहीं गए थे। ये क्या थे, तो इनको सुन के और इनके बारे में शिक्षा ग्रहण किया जाता था। ठीक है, वेदों के बारे में क्या होता था कि वेदों को सुन करके और लोग वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे, और चूंकि सुन के इसके बारे में शिक्षा ग्रहण करते थे इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रुति ग्रंथ कहते हैं। यानी कि वेद जो है, वेद क्या है, तो श्रुति ग्रंथ है। वहीं अगर हम लोग रामायण, महाभारत, इन सभी महाकाव्यों की अगर हम लोग बात करें, महाग्रंथों की बात करें, तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो हैं ये स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कि जो लिखित अवस्था में थे, जिनको याद किया जाता था, तो वो थे आपके स्मृति ग्रंथ, और बाकी जिनको सुन के और जिनके बारे में शिक्षा प्राप्त किया जाता था, तो उन ग्रंथों को हम लोग श्रुति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम लोग बात करें, तो गैर ब्राह्मण ग्रंथों को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। गैर ब्राह्मण ग्रंथों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि महाजनपद काल आते आते क्या हुआ था कि भारत में दो नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें से एक जो था वो था आपका जैन धर्म, ठीक है, और दूसरा था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो इनसे संबंधित जो है साहित्य लिखी जाने लगी, और उन्हीं साहित्य को हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो चूंकि दो अलग अलग धर्मों से संबंधित ये साहित्य थे, तो इसलिए इन साहित्यों को हम लोग मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांट दिए। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनके बारे में अगर हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें, तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्रकार के हुए, तो दो प्रकार के, जैन साहित्य या जैन ग्रंथ, और दूसरे क्या हो गए, तो बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, जैन साहित्य, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें, तो जैन साहित्य के अंतर्गत हम लोग जिन चीजों के बारे में देखने वाले हैं उसमें आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसी में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, ये जितने भी थे वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, तो जैन साहित्य में। ठीक है, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, इसके बाद में आपका परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सभी जो भी ग्रंथ थे, जो भी साहित्य थे, ये गैर ब्राह्मण साहित्य थे। और गैर ब्राह्मण में कौन से साहित्य, तो जैन साहित्य थे। इसके बाद में बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो इसमें आपका आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसी में आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो भी थे ये सारे के सारे जो हैं किसमें आ जाएंगे, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, उसके बाद में अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सभी जो हैं ये आपके गैर ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अध्ययन के स्रोत कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, पुरातात्विक, साहित्यिक। उसके बाद में पुरातात्विक में हम लोग किसके किसके बारे में देखेंगे, तो सिक्का, अभिलेख, स्मारक भवन, मूर्तियां और मुहर। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, जिसमें आपका एक हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि धार्मिक साहित्य जो है वो चूंकि जो भी धर्म उस समय उपस्थित होंगे, जो भी धर्म उस समय प्रभाव में होंगे, उन सभी धर्मों के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें लिखी गई होंगी। ठीक है, और इस आधार पर जो है धार्मिक साहित्य को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा आपका हो जाएगा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ को भी हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटे थे, क्योंकि इसमें से कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे थे जिनको सुन के और उनके बारे में शिक्षा ली जाती थी, और कुछ लिखित रूप में थे। ठीक, तो जो लिखित रूप में थे उनको रामायण और महाभारत, जैसे कि हम लोग इसमें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, जो लिखित रूप में थे उनको क्या कहा जाता है? स्मृति ग्रंथ। और जिनके बारे में सुनकर और उनके बारे में शिक्षा लिया जाता था तो उनको हम लोग श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि वेद जो है, वेद क्या है, तो श्रुति ग्रंथ है। ठीक है, वहीं अगर रामायण महाभारत इन सब के बारे में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये स्मृति ग्रंथ थे। वहीं अगर हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग टाइप के थे। जैसे कि इसमें हमने बताया कि महाजनपद काल में दो धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और इन दोनों धर्मों के द्वारा चूंकि अपने अपने साहित्य लिखे गए थे, और इसलिए इन साहित्य को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक आपका जैन साहित्य हो जाएगा और दूसरा आपका बौद्ध साहित्य हो जाएगा। जैन साहित्य में जो प्रमुख थे उसको हमने यहाँ पे लिखा है, और कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य को भी यहाँ पे लिखा है। इसके बारे में जब हम लोग और पूरा डिटेल लेके चलेंगे तो सारा का सारा जो है एक एक के बारे में पूरा पूरा हम जो है बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी सी बात जो है हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के बारे में भी कर लें। और गैर धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो गैर धार्मिक साहित्य को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से जो है गैर धार्मिक साहित्य में कुछ जो है ये भारतीय साहित्य हैं, कुछ कैसे हैं तो भारतीय साहित्य हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों के द्वारा लिखे गए हैं, विदेशियों के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करें। गैर धार्मिक साहित्य का मतलब यह हुआ कि जिसका धर्म से लेना देना न हो। ठीक है, जिस साहित्य का लेना देना धर्म से न हो उन साहित्य को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और इस कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो आपको हम बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे जो हैं महान महान साहित्यकार मिलेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे कालिदास, इसी में हम लोग देखेंगे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे पाणिनि। तो इन सब की जो रचनाएं थी वो किसी भी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करती थी, और इसलिए इन सबके द्वारा जो भी कृतियां रची गई थी उनको हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं। चूंकि ये सारे के सारे जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग विद्वानों के नाम लिखे हैं, तो ये टोटल जो भी ये विद्वान थे इनके द्वारा जो भी रचनाएं रची गई थी उन रचनाओं का किसी भी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं था, किसी भी धर्म विशेष का समर्थन उसमें नहीं था, इसलिए उन साहित्यों को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और उन गैर धार्मिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका जैसा कि देखेंगे कि कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी रचनाएं रची गई थी। उसके बाद में हम लोग चाणक्य की ही अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य के द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। वहीं अगर हम लोग पाणिनि की बात करें तो इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी, तो इन सभी पुस्तकों का किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था, इसलिए इन सारे पुस्तकों को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। और चूंकि ये सारे के सारे जो है ये भारतीय लोग थे, इसलिए इनके साहित्य को हम लोग भारतीय साहित्य भी कह सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं और हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में विदेशियों के आक्रमण भी हुए थे, और विदेशियों के जब आक्रमण भारत पे प्रारंभ हुए तो जो भी विदेशी शासक होते थे वो अपने साथ कुछ लेखकों को लेके जाते थे, कुछ विद्वानों को लेके जाते थे, और उनको कहते थे कि भाई हम जब जीत रहे हैं तो आप हमारे बारे में कुछ लिखिए, चाहे आप जहां पे जा रहे हैं उस जगह के बारे में कुछ लिखिए। और उसमें जो भी प्रमुख जो लेखक आए थे भारत में, जो विदेशी लेखक आए थे या फिर विदेशी जो यात्री आए थे, तो उन यात्रियों ने भी भारत के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। ठीक है,
नहीं होता है कि जब मान लेते हैं कि हम कहीं पे घूमने के लिए गए, तो घूमने के लिए गए तो वहां पे कोई अच्छी चीज देखे तो उसके बारे में आकर के हम लोगों को बताते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि उन चीजों को लिख देते थे, ठीक है, अपने यात्रा वृतांत में वो इन बातों को लिखते थे। और इनके यात्रा वृतांत के माध्यम से भी, जो इनके द्वारा यात्रा के समय जो चीजें लिखी गई थी, तो उनके द्वारा भी हम लोग बहुत सारे जो ज्ञान है अपने इतिहास के बारे में अर्जित करते हैं। और इसमें विदेशियों के द्वारा जो भी साहित्य लिखे गए और जो भी विदेशी भारत में आए थे, उनमें अगर हम लोग देखें तो भारत में प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3 देशों से लोग आए थे, 3 देशों से यात्री आए थे, जिसमें आपका हो जाएगा यूनान, उसके बाद में आपका हो जाएगा चीन, चीन से लोग विद्यार्थी जो लोग थे वो भी आए थे यहाँ पे, और उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला जो पीरियड था प्राचीन काल का, उसमें अरब से जो लोग आए थे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे उनसे भी हम लोग अपने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है अध्ययन का स्रोत। आज मेरा प्रयास ये था कि आप सभी के भीतर सबसे पहले हम ये समझ विकसित कर सकें कि आखिर आपको इतिहास में पढ़ना क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, वो चीज हम आपको समझाना चाहते थे। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को किन चीजों पे ध्यान देना है उसको मुख्य रूप से यहाँ पे समझना था, जो हम आपको अभी समझा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये लेक्चर है आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और आपने आज के लेक्चर को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अगले क्लास का हम लोग वेट करते हैं और कल एक बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।